हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th साइंस में हम कर रहे थे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। ठीक है, तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार कुछ देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए। ठीक है, अब बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस तो याद ही हैं कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। 30 क्वेश्चंस हैं, सारे ही कंपलसरी हैं और भी कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने पढ़ लिए थे। इसके अलावा ये एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का है और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 80। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया था। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जैसे विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग, यानी कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो वो होता है बच्चों फॉर्मिक एसिड, या बोल लो इसको मिथेनॉइक एसिड, या तो फॉर्मूला लिख लो, ऐसे लिख लो फॉर्मूला, या ऐसे लिख लो। ठीक है, सारा ही सेम है और सारा सही है। तो ये पहले से भी हम पढ़ते हैं कि एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी क्लास 7th में भी पढ़ा है, क्लास 8th में भी पढ़ा है। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं कि बी स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है। बी स्टिंग है ना, देखो चींटी के डंक के अलावा आ सकता है क्वेश्चन कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वहां पर भी सेम यही वाला, ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड है यही पाया जाता है। अच्छा, सही कैसे किया जाता है, तो चींटी जब काटती है तो हमें जो है बर्निंग पेन महसूस होने लगता है, जलन होने लगती है, हाथ में कई जो है दर्द होने लगता है हमें महसूस। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखो चींटी जब डंक मार रही है यानी कि एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रही है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्या डालना चाहिए, बेस डालना चाहिए, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हम डाल सकते हैं। इसके अलावा कैलामाइन का पाउडर आता है वो हम डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे स्टमक है, पेट है, तो स्टमक में भी जब एसिड ज्यादा हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो एसिड ज्यादा बन जाता है ना, उसी को हम कहते हैं एसिडिटी, जिससे अपच जैसी समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, देखो एसिड ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेस उसमें डाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कोई एंटासिड बेस जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जिसे हम कहते हैं, वो हम इनटेक कर सकते हैं, जिससे वो हमारे स्टमक में जा करके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें जो है पेन हो रहा था वो अब नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इनके बीच डिफरेंस क्या है, और इनके लिए इक्वेशंस भी हमने लिख ली थी। ठीक है, तो इक्वेशंस हमने क्या लिखी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए a प्लस बी सी गिव ए बी प्लस सी, कुछ इस तरीके से। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस सी बी। ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। क्लियर है इतना। चलो, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। उस पदार्थ का नाम लिखना है जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है, पेट्रोलियम से हमें मिलता है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और 1 नंबर का ये वाला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो देखो बच्चों, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है हमें, तो देखो पेट्रोलियम से हमें मिलता है कैरोसिन, पेट्रोल, कोई भी 2 चीजें पेट्रोल, इसके अलावा पैराफिन मोम यानी कि पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, इसके अलावा डीजल। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, और कई सारी चीजें हमें क्या
पेट्रोल से मिलती है, ठीक है, पेट्रोलियम से मिलती है। ये सभी क्या होते हैं, पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट हैं, ये सब पेट्रोलियम में रहते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम से इन सभी को सेपरेट करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी में। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करके, रिफाइनिंग कहाँ पे की जाती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, है ना, पेट्रोलियम परिष्करणी में इनकी रिफाइनिंग की जाती है। और रिफाइनिंग करने के बाद हमें ये सारी चीजें मिलती हैं पेट्रोलियम से, एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं, और भी कई सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। अगला है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें लिखना है। तो देखो बच्चों, प्रोपेन, ध्यान से देखो, प्रोपेन यानी कि कितने कार्बन, 3 कार्बन। एन यानी कि क्या है, ये एक एल्केन है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, हमें याद है अगर, तो आसानी से हम लिख सकते हैं, n की वैल्यू 3 है, CnH2, 2 3 जा 6 + 2 8, ऐसे लिख सकते हैं। या अगर हमें जनरल फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो भी हम प्रोपेन बना सकते हैं। कैसे, देखो हमें पता है एल्केन है, और प्रोपेन का तो मतलब पता है हमें, यानी कि प्रोप मतलब है 3 कार्बन। इतना भी अगर हमें पता है ना, तो आसानी से हमारे क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, अब हमें क्या करना है, हमें पता है ये प्रोपेन है, एक प्रकार का एल्केन है, यानी कि सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल होंगे। क्या कर लेंगे, कार्बन की जो 4 वैलेंसी उन्हें सेटिस्फाई कर देंगे हाइड्रोजन से। अब गिन के फॉर्मूला बना लो, 1 2 3, कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी फॉर्मूला तैयार है, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 मार्क्स है, 3 रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, और क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो निम्न जो केमिकल रिएक्शन है उन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव डैश डैश एंड डैश, गिव डैश डैश एंड CO2। तो ये क्या देगा, ये देता है बच्चों NaCl प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस देख लेंगे एक बार, NaCl 2 NaCl क्या देगा, ये 2 NaCl, 2 NaCl, ठीक है। बैलेंस है क्या रिएक्शन, देखो Na इधर 2 है, इधर भी 2 है, कार्बन इधर एक ही है, और कार्बन इधर भी एक ही, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 और एक 3 है, इधर हाइड्रोजन एक ही है, इधर सॉरी इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर Cl 2 है, इधर भी Cl 2 है ना, 2 Cl 2 Cl, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाय कार्बोनेट भी कहा जाता है, उसकी रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, तो सेम प्रोडक्ट ही बनता है ना, NaCl बनता है प्लस H2O बनता है। इसको भी बैलेंस कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, Na एक है, इधर भी Na एक है, H इधर एक और एक 2 है, H इधर भी 2 है, O इधर 3 है, O इधर भी 3 है, Cl इधर एक ही है, Cl इधर भी एक ही है ना। लगभग पूरा रिएक्शन जो है वो बैलेंस ही है, ठीक है, पूरा रिएक्शन जो है वो बैलेंस ही है। चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, अच्छा ये रिएक्शन कहीं देखी लग रही है। इस रिएक्शन में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन पढ़ी थी, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जैसे हम कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, क्लियर है। तो इजी तो ये रिएक्शंस थी। अब देखो बच्चों, जो 2024 वाला 2023 वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था, तो वहां पर भी ये रिएक्शंस आई थी, कुछ तो आई थी, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की जो भी रिएक्शंस बनती हैं वो आपको जरूर देखनी है,
ठीक है, रिवाइज करनी है। बाकी कुछ रिएक्शन जैसे ब्लीचिंग पाउडर की, बेकिंग सोडा की, वॉशिंग सोडा की, ठीक है, लाइम वाटर की, कैल्शियम कार्बोनेट की, ये आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आप अगर याद कर लोगे एक बार में तो आपको सारी याद हो जाएंगी क्योंकि आपस में आप रिलेट करके पढ़ोगे उनको। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुछ IUPAC नेम हमें देने हैं। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 17 को, तो ये अगर आप देखो तो अथवा करके भी क्वेश्चन आया गया है। या तो आप ये वाला करो या तो आप ये वाला करो, यानी कि जो भी आपको ज्यादा अच्छे से आता है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये है आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन और ये है 1 मार्क्स का, यानी कि टोटल 3 मार्क्स का, और ये अकेले ही 3 मार्क्स के, क्योंकि 3 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं मेटल के और नॉन मेटल के, है ना। वैसे तो ज्यादा इजी ये वाला क्वेश्चन है क्योंकि मेटल नॉन मेटल के डिफरेंसेस तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। ये भी अगर हम देखें तो ये भी ज्यादा, ये भी क्या है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये भी इजी है। अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा तो आप लिख लोगे। पीओपी की रिएक्शन वाटर के साथ तो बहुत इजी हम कर लेंगे आसानी से। चलिए तो करते हैं ऐसे क्वेश्चन। C2H6, अगर C2H6 आप बनाओगे इस तरीके से बनेगा, तो आपको ये देख करके क्या लग रहा है कि देखो एक भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे ही बॉन्ड कैसे सिंगल है। तो ये कैसा एक एल्केन है। कौन सा एल्केन है, देखो मेथ एथ, 2 कार्बन का, यानी कि इसका नाम क्या है, ये है इथेन। सेम यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एक कार्बन डबल बॉन्ड दूसरा कार्बन, इसके पास 2 H है, इसके पास 2 H है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है, सिंगल बॉन्ड आता है एल्केन के लिए, डबल बॉन्ड आता है एल्कीन के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड आता है एल्काइन के लिए। तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये क्या है, एक एल्कीन है। ठीक है, कौन सा एल्कीन है, देखो मेथ एथ, ये भी 2 कार्बन का, यानी कि इसका नाम क्या है, इथीन। ठीक है, क्या है ये, इथीन। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है CH3CHO। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते तो C डबल बॉन्ड OH और H3 है ना, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो मेथ एथ, और साथ में क्या लगा हुआ है, देखो 2 कार्बन है तो एथ आएगा, और साथ में क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप है ना, कार्बन के साथ क्या है, CHO ग्रुप है। CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, अल एल्डिहाइड है ना, क्योंकि इसलिए अल लग जाएगा। वहीं अगला देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रॉप। 3 के लिए क्या आता है, प्रॉप। और बीच में देखो कैसा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, C डबल बॉन्ड O, इधर एक R और इधर एक R, R की जगह पर यहाँ पर CH3 है, इस R की जगह पर CH3, ऐसा कुछ है ना ये, जिसको हम ऐसा भी कहते हैं। ये किससे कहते हैं हम, ये हम कहते हैं कीटोन को। ठीक है, यानी कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप ये है। तो यहाँ पर देखो कीटोन ग्रुप है ये वाला, C डबल बॉन्ड O, किनारे से 2 R है। अच्छा, इसको और इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये CHO ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि यहाँ पर एक ही तरफ से R है। अगर हम इसका ऐसे फॉर्मूला लिखें ऐसे वाला, ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड OH, या हम लिख सकते हैं RCHO। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है RCOR, ऐसा लिख सकते हैं, या RC डबल बॉन्ड OR। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है, तो आप कहोगे डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखो एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर देखो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, कोई हाइड्रोजन नहीं। अगर यहाँ पर R की जगह हाइड्रोजन होता, अगर ये R है जो, ये R ना हो करके यहाँ पर हाइड्रोजन होता, तो ये एल्डिहाइड बन जाता। ठीक है, तो कीटोन और एल्डिहाइड सिमिलर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये एल्डिहाइड है तो ये क्या है, कीटोन है। अगर हम इसका नाम लिखे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ मेथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन है। ठीक है, तो आ गया प्रोप।
और कीटोन के लिए क्या लगता है सफिक्स में ओन, तो इसका नाम क्या होगा प्रोपेनोन, इसका नाम होगा प्रोपेनोन। अच्छा इसे क्या कहते हैं, इसे एसीटोन भी कहते हैं, लेकिन आपको एसीटोन नहीं लिखना है क्योंकि एसीटोन क्या इसका कॉमन नेम है। हमें यहाँ पर आईयूपीएसी नेम लिखना है और आईयूपीएसी नेम जो है वो ज्यादा करेक्ट नेम होता है, तो इसीलिए आईयूपीएसी नेम ही पूछा जाता है। अच्छा हो सकता है आपसे कॉमन नेमिंग के बेसिस पर क्वेश्चन आ जाए, कॉमन नेमिंग से पूछ लिया जाए, लेकिन फिलहाल आईयूपीएसी नेम आपको बताना है तो आप प्रोपेनोन ही लिखोगे, एसीटोन यहाँ पर नहीं लिखोगे, ठीक है। बस एसीटोन आपके जनरल नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एसीटोन है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच के, वाटर के लिए हमें क्या लिखनी है, एक रिएक्शन लिखनी है, इनके बीच की रिएक्शन लिखनी है, यानी कि पीओपी और वाटर के बीच की। तो ये तो काफी इजी है, देखो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 को हम कह सकते हैं 3/2 H2O gives CaSO4 डॉट 2H2, जिसे हम क्या कहते हैं जिप्सम, जो कि कैसा होता है सॉलिड होता है और कैसा होता है हार्ड होता है, ठीक है क्लियर है। तो ये क्या आ गया हमारा जिप्सम, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो काफी इजी थी, आपको जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, बस आपको ये ध्यान रखना है हाफ H2O और 1.5 यानी 3/2 H2O, इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखो बच्चों अगर आपको ऊपर वाले ये आते हैं है ना, ये दोनों पार्ट आते हैं है ना, एक ये वाला क और ख वाला अगर आपको आता है तो आप ये दोनों कीजिए, इजी है दोनों। अगर नहीं आता है तब आपको करना है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल यानी कि धातु और नॉन मेटल यानी कि अधातु, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं मैलेबल एंड डक्टाइल, है ना। मेटल को जो है पीट करके किसी हार्ड चीज से, जैसे हथौड़े से या किसी भी चीज से पीट करके बीट करके क्या बनाया जा सकता है, तार बनाई जा सकती है, पतली शीट बनाई जा सकती है। इसलिए मेटल क्या है मैलिएबल है और डक्टाइल है, जबकि नॉन मेटल कैसे हैं ब्रिटल हैं। किसी भी नॉन मेटल को आप देख लो, ठीक है। तो ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। ऐसे आपको नोट नहीं करना है, आपको ये पूरा लिखना है, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स एंड शीट्स, ठीक है। तो एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे आयरन शीट या 2 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जाती है, या जो हमारा मेटल है कॉपर वही यूज किया जाता है, जो हमारे तार होते हैं वायर्स होते हैं वायरिंग के लिए, ठीक है। और नॉन मेटल तो ब्रिटल होते हैं, उन्हें अगर हम पीटेंगे तो वो पूरे टूट जाएंगे, ठीक है, ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटल्स और नॉन मेटल के बीच जो डिफरेंस है, मेटल कैसे होते हैं सोनोरस होते हैं, सोनरस यानी कि ये प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड। किसी भी मेटल को अगर हम क्या करते हैं मेटल पर हथौड़ा मारते हैं तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, टंग का रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। यही रीजन है कि जो बेल्स हैं, जैसे वो टेम्पल की बेल हो, वो स्कूल की बेल हो, या वो कहीं की भी कोई भी बेल हो, तो बेल्स हमेशा किसकी बनाई जाती हैं, मेटल की ही बनाई जाती हैं, क्योंकि बेल का काम क्या है आवाज करना, है ना, ताकि दूर दूर तक आवाज सुनाई दे। जैसे आपके स्कूल में बेल है तो स्कूल में बेल बजती है, फर्स्ट फ्लोर पे लास्ट फ्लोर तक, ऑफिस तक, हर जगह उसकी आवाज सुनाई देती है। जब छुट्टी होती है बजती है ना बेल, या मॉर्निंग में असेंबली के टाइम, या जब जो है पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद जब अगला पीरियड शुरू होता है तो बजती है घंटी, बजती है ना। तो वो घंटी किसकी होती है, वो हमेशा आप देखोगे मेटल की ही बनाई जाती है, क्योंकि वो सोनरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि अगर हम मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात करें, तो नॉन मेटल्स तो बिल्कुल भी सोनरस नहीं होते। तो क्या आपने कभी देखा है किसी मंदिर में या किसी स्कूल में या कहीं पर भी जहां पर भी बेल होती है वहां पर क्या कभी भी प्लास्टिक की बेल या लकड़ी की बेल लगाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा मेटल की ही बेल लगाई जाती है, ठीक है। तो नॉन मेटल कैसे है, आर नॉट सोनरस।
तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको ये डिटेल में लिखना है कि मेटल्स आर सोनरस बिकॉज दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। फिर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, यूज इन स्कूल, ऑफिस, या फिर आप कोई भी टेम्पल्स, ठीक है, ऐसा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस नहीं होते हैं। 3 हमें लिखने हैं, तो तीसरा हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल हम गुड कंडक्टर लिख रहे हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी आप नोट कर लीजिएगा खुद से। और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर बैड कंडक्टर। किसके बैड कंडक्टर, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लिख लेंगे आप गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आप लिख लेना। ठीक है, तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं, ये क्या है, सुचालक है, जबकि नॉन मेटल्स क्या है, कुचालक है। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा आप और भी डिफरेंसेस लिख सकते हो कि मेटल्स कैसे होते हैं। मेटल्स होते हैं शाइनी, या हम कहें लस्टरस, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस कहो या नॉन शाइनी कहो, लस्टरस, ना तो ये शाइनी होते ना लस्टरस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और भी कई सारे डिफरेंसेस लिख सकते हो। ठीक है, अब एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, आप चाहो तो डिफरेंसेस के साथ साथ एक्सेप्शनल केसेस को भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना मेटल्स के बारे में, मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होता है यहाँ पर कंप्लीट। और भी कोई प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो आप वो भी लिख सकते हो। अच्छा, 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो हर एक प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से लिखना है, ऐसा शॉर्ट में नहीं लिखना है जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, पूरा लिखना है कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, उसके अलावा आपको उसका फिर एग्जाम्पल भी देना है अच्छे से। फिर नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, इसका भी आपको अच्छे से एग्जाम्पल देना है। तो एक पॉइंट आप एग्जाम्पल का भी दे सकते हो, जैसे मेटल के एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर, जिंक, और भी कई, आप एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल का आप एग्जांपल दे सकते हो, ब्रोमीन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, आयोडीन, ये सभी क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल ही है। तो कई सारे एग्जांपल आप मेटल्स के और नॉन मेटल्स के भी दे सकते हो। एग्जाम्पल जब आप दोगे तो आपको पूरा लिखना है, जैसे ऐसा लिखना है आपको, आयरन, और इसका सामने आप फॉर्मूला भी लिख लोगे ब्रैकेट में करके। ठीक है, तो आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर 3 नंबर। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलो, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी केमिस्ट्री, हम सिर्फ केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। 1 नंबर का ये है, और दूसरा पार्ट है इसका, ये जो रिएक्शन दी गई है ना, आयरन की वाटर के साथ, ये भी हमें बैलेंस करनी है। इसका एक और पार्ट है, इसका एक और पार्ट है, 4 नंबर का पूरा ये क्वेश्चन है। एक और पार्ट है ख वाला, जहां पर दिया गया है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है, यानी कि वो अभिक्रिया है जहां पर रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे C+O2 गिव्स CO2। ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, जहां पर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को टिक कर सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या है, C, और O2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है हमारा CO2। ठीक है, चलो, क्लियर है। चलो, बाकी ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ये दोनों आप इसे होमवर्क से करके आएंगे, खुद से आप करेंगे, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कराऊंगी। ठीक, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।